हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम केन पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 6 आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा। और जिनको पसंद है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्यायोचित अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर काम करने का अधिकार ये हो जाएगा और दूसरा समान कार्य करने के लिए समान वेतन। तो यहाँ पर 1 और 2, तो 1 और 2 किस ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाए, यानी केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि मांग का नियम किस पर आधारित होता है। मांग का नियम किस पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। गणना की विधि नहीं, तो इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आय का उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। इसका राइट आंसर बताने क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ऋण, यानी इसको बोलते हैं बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है। जो विदेशों से जो ऋण लिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि वह बिना व्यय के लागत जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व व्यक्ति तथा उत्पादन की कुछ चीजें की पूर्ति करती है क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या कहलाता है, बताइए किस ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी अंतर्निहित लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रस्तावना में हम लोग देख सकते हैं, याद रखिए राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अब और ये किस संविधान किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो याद रखिए 148 अनुच्छेद के तहत आता है। और इसको हटाने की प्रक्रिया यानी रीति वही है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। भारत के कोई भी विधि न्यायालय में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, उरायपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको प्राचीन काल में इसको बोला तिरुचिरापल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना। तब देखिए यहाँ खिलजी, तुगलक, सैयद और गुलाम लिखा हुआ है। अगर हम पहले गुलाम वंश लेते हैं तो गुलाम हो जाएगा, गुलाम के बाद कौन हो जाएगा, यानी ऐसे लिखता हूँ गुलाम डी में है तो डी पहले हो जाएगा, उसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा, डी के बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, यानी डी ए बी सी। देखते हैं किस ऑप्शन में है डी ए बी सी। किस यहाँ पर डी ए बी सी आ रहा था, डी ए बी सी, डी ए बी सी आ रहा है ना। तो डी का अगर हम 4 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3, तो 4 1 2 3, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था, कहाँ था। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पुलिकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो, यानी थॉमस मुनरो इसका राइट आंसर हो, राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मुसोलिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद है मुसोलिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्लस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि बृहत यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हिमाद्री कहा जाता है, याद रखिए हिमाद्री कहा जाता है। और इस बृहत हिमालय यानी हिमाद्री में 3 सर्वोच्च पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद कंचनजंगा। अगर इस हिमालय के अंदर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग कितना होता है, औसत में देखा है तो 6000 मीटर इसका औसत ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ ज्वालामुखी कप के आकार के मुख के रूप को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका 3 यानी क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रेटर बोलते हैं। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात किया, दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण घास को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए पंपास के नाम से जाना, याद रखिए पंपास के नाम से जाना जाता है। अगर पेरिस की बात करें तो आता है उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास का है। ये हो गया वेल्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मध्य अक्षांश घास स्थल। याद रखिएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। तो इसमें दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया के मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ब्रेड बास्केट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते, किसके द्वारा अलग होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू। याद रखिए बेरिंग जल डमरू के द्वारा उत्तरी अमेरिका को एशिया से क्या किया था, अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। 3 शब्द कौन से हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि किस झील की तली में अवरुद्ध जल को कहते हैं। किस झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अधस्तर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अधस्तर कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, CN अन्नादुराई या CN अन्नादुराई, एक लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, क्वेश्चन यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। कोई फिक्स डेट इसका नहीं है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, विश्व पर्यावास, इसको हैबिटेट दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 5 जून को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात है या 8 जून को या 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस की अगर बात किया तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस का डेट फिक्स नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आनंद मठ। याद है आनंद मठ बनी। आनंद मठ क्या है, एक उपन्यास है जिसके रचयिता कौन है, द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, देशबंधु CR दास। देशबंधु यानी मोतीलाल नेहरू और चिरंदर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किए थे, तो याद है 1923 ईस्वी यानी 9 जनवरी 1923 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारक में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा, जैसलमेर किला। याद है जैसलमेर का किला, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 28 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, तो कौन सा नहर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा यानी ऊपरी गंगा नहर। याद रखिए ऊपरी गंगा नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ी बारमासी और सबसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि खिलजी राजवंश का शासनकाल बताना आपको। तो खिलजी राजवंश का शासनकाल हो जाएगा 1290 से 1320। देखिए दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था, तो 1206 से 1290। अब 1290 से 1320 ये था खिलजी वंश का।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1320 से 1400, 1320 से 1414 की अगर बात करते हैं, ये सैयद वंश था। उसके बाद 1414 से 1451 तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अफगान लोधी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर इस सीरियल बाय आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है कि बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। दीदारगंज के प्राप्त यक्षिणी मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड एंड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, INS विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कारा टैग पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित, ये गलत है। यह ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट और काराकोरम पर्वत में स्थित है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है, यानी सिर्फ दूसरा सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट सही, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? स्थानीय शासन का कौन सा कार्य प्रणाली नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका स्वास्थ्य और शिक्षा तो नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कानून और व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर आपका 4 यानी कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये 1950 से लगातार यानी 2 बार बने हैं, 1962 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी पटना में स्थित, याद रखिए पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1939, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये समाप्त कब हुआ था? तो याद रखिए 1945 में समाप्त हुआ था। और ये शुरू कैसे हुआ था? तो शुरू हुआ था कैसे, बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था, कौन से देश किस पे आक्रमण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया? नचारी राग का सृजन जो है बिहार में किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, महाकवि विद्यापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, तो आपको बताने कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मारमा गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 40 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी चैत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यहाँ होना चाहिए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, WC बनर्जी, याद रखिए WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कब? तो याद रखिए 1885 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है एक मरुधान में हमेशा होता है, एक मरुधान में हमेशा क्या होता है? तो 2 यानी जल होता है, याद रखिए जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर 2 यानी कोसी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 46 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा, विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, थानेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लेस खेल स्थान है, आपको ये बताना है। तो 48 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम अरे कहाँ है, तो बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है, तो राइट आंसर आपका 3 यानी भागलपुर में होता है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, तो जातीय संसद कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, जातीय संसद बोला, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 25 साइंस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज की बनती है, बिंदु के साइज की बनती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी उत्तल दर्पण, याद रखिए उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर समतल दर्पण भी आभासी बनता है, उत्तल में तो हमेशा बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन छोटा बोला तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया, साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर आपका 52 का राइट आंसर आपका कौन होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट वन चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्र टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। और सीजीएस में गॉस होता है, सीजीएस में क्या होता है, गॉस होता है। अगर दोनों का रिलेशन को चेक करें तो 1 टेस्ला में 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बताइए 53 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है यहाँ पर 1 नाइट्रोजन का फिल किया था, याद रखिए नाइट्रोजन को, जैसे आर्गन भी होता है, आर्गन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन को भी फिल किया था, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी उसे लेजर कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानता स्तर आपको बताना है कि लेवल कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 45 डेसिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 56 कहता है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है, तो यहाँ पर बैगनी इसका राइट आंसर हो, याद रहे बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम विचलित कौन होगा, तो लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज्यादा, ये भी याद रखिए, और बैगनी का क्या होता है वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा आती है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि आंखों की रेटिना कार्य करती है, आंखों की रेटिना किस तरह का कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कैमरे में फिल्म की तरह, और किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जा सकती, किस पद्धति से तैयार नहीं की जा सकती, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से, याद, राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में कौन मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो परितारिका, जिसको आइरिस कहा जाता है, राइट आंसर आपके यहाँ पर 2, यानी परितारिका का काम क्या, यानी आइरिस का काम क्या है, पुतली को कंट्रोलिंग करना, जिससे क्या होता है लाइट क्या होता है कंट्रोल होता है, यानी 60 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है एक अवतल दर्पण में यदि बीम को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, तो अगर वक्रता केंद्र से हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर अगर वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के बराबर होता है। तब देखते इस चारों में से कौन सा दे रखा, आभासी नहीं होगा और सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा लिखा, छोटा भी नहीं होगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही स्थित होगा, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। याद, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और वस्तु के साइज के बराबर और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। रंग बनाने की क्षमता रखता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि ग्लूकोज के अणु, उसके बाद डैश दे रखा है, में टूटते हैं, तो किस में टूटते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड में क्या होता है, ये टूटता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा वे आसपास
के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका 2, उसको आरोही कहते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ तथा गहरे भूरे होते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 65 का राइट आंसर आपका वन यानी वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई यानी कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार के हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्रमाकुंचन को बढ़ाता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, केसिन होता है और लैक्टोज होता है। ठीक है, अब यही लैक्टोज क्या होता है, जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो लैक्टोज लैक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध में क्या होता है, केसिन और लैक्टोज होता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, कितने उम्र में लगाया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जन्म के 15 दिन के भीतर बच्चे को लगाया जाता है, जन्म के 15 दिन के भीतर ये लगाया जाता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 15 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है प्लेग किससे फैलता है, प्लेग जो किससे फैलता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाए, ये जीवाणु से फैलता है, याद रखिएगा ये जीवाणु से फैलता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर आपका बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं होता, याद रखिएगा बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, डिमोस इसका राइट आंसर हो जाता है, डिमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है, GUI जो किसका संक्षिप्त रूप है। इसका राइट आंसर आपका 1 हो, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 6 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और बाकी जो 75 क्वेश्चन बचा जिसमें आपका 50 रीजनिंग और 25 क्या रहा आपका मैथ, इसका PDF जो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।